व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3। इस पार्ट में हम ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे, जिसमें हमें पता नर्स्ट इक्वेशन रह रही है। देखो, पूरा कवर करके हम नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट कर लेंगे। इस थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालते कैसे, ई के थॉर्ड माइनस ई एनोड से। ये देखो, ये वैल्यू कुछ दी हुई है। ये वैल्यू कुछ दी हुई है, किस चीज की ये वैल्यू दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है ई नॉट की, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, एक और चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था, अगर जीरो, हाइड्रोजन इज द रेफरेंस पॉइंट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जीरो है। जीरो से हम जितना कम जाएंगे वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन अच्छा करेगा ना, उतना ही अच्छा लूज करेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। और जीरो से हम जितना ही ज्यादा की तरफ, प्लस की तरफ जाएंगे, वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब वो, देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड किससे रिलेट करता है? ऑक्सीडेशन से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किससे रिलेट करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है। अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बुरा ऑक्सीडेशन करेगा मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, तो हम ई नॉट ऑफ द सेल का ई नॉट कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई ए नॉट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कुछ सालों पहले तक इसकी डेरिवेशन भी आती थी, पर अब इसकी डेरिवेशन नहीं आती है। तो हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो, सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट है और कोई रिएक्शन दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रिएक्शन ए है प्लस बी, ये रिएक्टेंट है, उसने हमें सी प्लस डी दिया है। तो हमेशा हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नीचे लिखते हैं। बस इसी तरह करना है, याद रखना। नर्स्ट इक्वेशन में हम निकालते हैं मेनली सेल पोटेंशियल। क्या निकालते हैं? सेल पोटेंशियल। या ये सेल पोटेंशियल को रिलेट करते हैं आयंस, आयंस ऑफ द आयंस की कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं। सेल पोटेंशियल को किससे रिलेट करते हैं? आयंस की कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं। अब देखो, सेल पोटेंशियल क्या होता है? ई सेल को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या है? ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल minus RT by NF. What is R here? R is a universal gas constant. T is the temperature. N is the number of electron gain or lose. F is the Faraday constant. M पहले मेटल, ये M मेनली यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की बात की है, तो मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटाइन की। और बाय एनाइन, ये याद रखना, ये याद करने का तरीका है। एंड व्हाट इज द फैराडे कांस्टेंट? 96487 होता है, पर हम यहाँ पे लेंगे अप्रॉक्स वैल्यू, दैट इज 96500। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। आर इज द गैस कांस्टेंट 8.314। तो ई सेल जो कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, विद रिस्पेक्ट टू, ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस आर टी बाय एन एफ, लॉग, यहाँ पे लॉग इन की जगह फिर आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन बाय अनाइन। एक बात हमेशा याद रखना, ये चीज निकालने का डाटा हमेशा नहीं दिया होता है। ये चीज हम कैसे निकालते हैं? ये ई नॉट सेल है, इसको निकालने का तरीका वही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड से हम इसको निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन आया है, ये कैलकुलेट द ईएमएफ, जो हम फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा, लेट मी चेंज माय पेन। देखो बहुत इजी है। ई सेल को हम ईएमएफ बोलते हैं, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 0.059 बाय एन। ठीक है, एक्चुअल में वो 2.303 आर टी बाय एन एफ होता है। उसको सॉल्व करके ये वैल्यू आई है। ठीक है, लॉग, जब भी हम आई एन इनको हटाते हैं लॉग लगाते हैं, लॉग केटाइन का कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देखो, हम, मेरे को पता है कैसे मैम, कैसे पता चलेगा कौन सा केटाइन कौन सा नाइन? ध्यान से देखो, दिस वन इज, ये जो है, पहले ये एफ था, बाद में Fe2+ हो गया, मतलब इसने लूज कर दिया, तो ये केटाइन है, इसका कंसंट्रेशन आएगा
ऊपर, इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, ऊपर आएगा, तो 0.001। कैटाइन मतलब जिसके ऊपर बाद में प्लस चार्ज आए, जिसके बाद प्लस चार्ज बढ़ रहा है, पहले Fe था, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये 2 प्लस हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कैटाइन है ये, इसका कंसंट्रेशन ऊपर आएगा। और अनाइन अब क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन +1 था, फिर H2 हो गया, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन हुआ है। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो नीचे आएगा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन विच इज 0.01। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। एन कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं, ध्यान से देखो, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन बाद H2 हो गया, तो एन हमारा क्या हुआ, एन हमारा हुआ 0.059/2 लॉग। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 0.001/0.1। ठीक है, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 100, सॉरी 1000, यहाँ पॉइंट हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा ये 0.01 था, 100, जीरो से दो जीरो से 2 जीरो कट गए, तो क्या आया, लॉग इक्वल टू 10⁻⁻1। ठीक है, अब ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर से रिमाइंड कराती हूँ, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है, रेड कैट, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनऑक्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा वैल्यू, देखो गिवन, वैल्यू गिवन भी है। ठीक है, वैल्यू कहाँ गिवन है, देखो आपको ई नोट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, 0.44 यहाँ पुट कर देना है, खत्म बात। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करोगे, लॉग 10 की वैल्यू देखो, 10⁻⁻1, लॉग में जो भी पावर होती है वो साइड नेक्स्ट स्टेप में उसमें, तो -1 लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1 आ गया। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके ईएमएफ आ जाएगा, तो इससे बच जाएगा ईएमएफ द सेल। और आयन की कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला जो है वो नर्स्ट इक्वेशन ने दिया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, फॉर्मूले पे अप्लाई करने होते हैं। यहाँ तो आपको ई नोट की वैल्यू दी हुई है, ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू दी हुई है, क्या कहाँ दी हुई है, यहाँ देखो, ये आपको ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू गिवन है, बट मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होती, तो बहुत ईजी है निकालना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड एनोड कैसे ढूंढेंगे, जहाँ रिडक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसकी वैल्यू दी होगी ई नॉट की, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वैल्यू दी होगी ई नॉट की, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो, ई नॉट सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, अगर इसमें भी देखो नर्स्ट इक्वेशन निकालना है, यहाँ पे वो बात है, यहाँ पे तुम्हें जो 4 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। इसमें देखो पहले केस में ये पहले Mg था, बाद में Mg2+ हो गया, तो यहाँ पे कैटाइन है, ये कह ले कॉपर 2+ था, बाद में कॉपर हो गया, तो ये हो गया अनाइन। तो यहाँ इस केस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इस केस में हो रहा है रिडक्शन। ये बीच में पैरेलल लाइंस क्या है मैम बताइए, तो ये लाइन जो होती है ये सॉल्ट ब्रिज के लिए होती है। यहाँ भी देखो क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट, तो वही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ई सेल को हम ईएमएफ बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग कैटाइन बाय अनाइन। ठीक है, का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपको कहाँ गिवन है, कंसंट्रेशन देखो आपको ये गिवन है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है। अब आप ई नॉट सेल यहाँ कैसे निकालोगे, बहुत इजी, एक निकाल के दिखा देती हूँ। फर्स्ट केस का ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई कैथ, ये निकाल रही हूँ मैं ई नॉट सेल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड कहाँ रिडक्शन जहाँ होता है, रिडक्शन किस पे होता है, कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, ये रही 0.314। ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड क्या है हमारा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एमजी की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, ये रही, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वैल्यू क्या है 0.314 प्लस 2.37, तो आंसर आया 7×4 = 11, 3×3 = 7, तो 2.71 वोल्ट। ये वैल्यू है, ये आपकी ई नॉट सेल है। बहुत इजी है, देखा बहुत आसान है, आप इतनी टेंशन ले रहे हो, इतना आसानी, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, बस आपको ई नॉट सेल निकालना है। तो नर्स्ट इक्वेशन इज बेसिकली ईएमएफ का रिलेशन है विद द आयंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब एक
नर्स्ट इक्वेशन की बात वहीं खत्म नहीं होती, नर्स्ट इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट करते हैं। अब उनके मैम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर जगह कहाँ आ जाता है, पीछे तो छोड़ता ही नहीं है। देखो इक्विलिब्रियम में तो और चीज़ें आसान हो जाती है जब चीज़ें इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब है कि नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट मतलब हमारा ईएमएफ हो जाएगा ज़ीरो, ईएमएफ या ई ऑफ द सेल पोटेंशियल हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर हम नर्स्ट इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द लॉग के सी फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला पूछा जाता है कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो या सेल पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा है, तो याद रखना है ई नॉट इक्वल टू 0.592 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज लॉग के सी। याद रखो जब भी इक्विलिब्रियम में बात आती है, इक्विलिब्रियम में बात मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, सब कुछ रुक चुका है, तो इसलिए आयन की कंसंट्रेशन के सी के बराबर हो जाएगी और ई सेल मतलब ईएमएफ हो जाएगा जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते ही फॉर्मूला याद रखना, इसी से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि गिब्स एनर्जी, अब गिब्स थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, डेल्टा नॉट जी गिब्स एनर्जी कहाँ पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है लास्ट क्लास में। कुछ याद कर लेते हैं, गिब्स एनर्जी नेगेटिव भी होती है, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, गिब्स एनर्जी जीरो भी होती है। नेगेटिव जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, पॉजिटिव जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जीरो जब इक्विलिब्रियम पे है। बस यही तो याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इजी था, पहले एक बार हम इसका ये याद रखना है, इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहाँ किसकी बात कर रही हूँ मैं, ई नॉट सेल और इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है, हमें वो देखना है, उससे फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो अब यार देखो मैं एक बस को रब कर देती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है डेल्टा नॉट जी इज टू माइनस एन एफ ई नॉट। एफ फिर से आ गया मैम, व्हाट इज एफ है, एफ इज द फराडे कांस्टेंट, अभी बताया था मैंने। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, ई नॉट सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है जो आपका डेल्टा नॉट जी को और एन एफ ई नॉट को रिलेट करता है। ठीक है, अब याद रखो अब याद रखो ई नॉट पॉजिटिव, अभी बताया मैंने पॉजिटिव कब होता है, ये चीज़ आती है। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन खुद हो जाते हैं। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और डेल्टा जी नॉट जीरो होता है अगर इक्विलिब्रियम पे। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, याद रखना। अगर डेल्टा जी नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे है तो वो डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम में कुछ करंट नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जीरो होगा। ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ ये बहुत सी याद करने बहुत ज़रूरी है, ये आपको रिलेशनशिप याद रहना चाहिए डेल्टा जी ई नॉट सेल और के बीच में। डेल्टा जी गिब्स एनर्जी, ई नॉट सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, अभी देखा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी। इनके की जगह क्या पे आ जाएगा 2.303 लॉग के सी आ जाएगा। ठीक है, इनकी जगह जब लगता है तो ये पार्ट आ जाता है, इसको सॉल्व करके ये डेल्टा जी और के को रिलेट कर रहा है और ई नॉट सेल और के को रिलेट करने वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, अभी हमने देखा, अभी इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, ये तो इन जहाँ पे दिख जाए मतलब लॉग की वैल्यू, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.59 अपॉन के एन लॉग के। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है तीनों के तीनों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल्टा जी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा जी को हम माइनस एन एफ ई नॉट सेल और ई नॉट सेल को सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम लॉग के सी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखो ई नॉट फॉर, अब ध्यान से, अब पता ये क्वेश्चन मैं आपको क्या दिखाती हूँ, कैडमियम +2 था, यहाँ जाके कैडमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी और लॉग के सी। तो पहले डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल निकालने का तरीका बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड, अब कैथोड क्या, कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन किस पे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारा कैडमियम, तो ये हमारा -0.5
403 माइनस ई एनोड क्या है, एनोड हमारा है जिंक, माइनस 0.763, सॉल्व करो, माइनस 0.403 प्लस 0.763, आंसर क्या आया, 3 में से 3 कटा, 6 में से वो कटा, 0 और 3, 0. माइनस प्लस 0.360 वोल्ट आ गया, ये ई नोट सेल आ गया, ई नोट सेल मिल गया। एफ की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, N96500। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए, ध्यान से देखो, +2 का चार्ज आ गया तो एन हमारा 2 है, इस डेल्टा जी निकल जाएगा। जब डेल्टा जी आ गया तो उसका दूसरा वाला फॉर्मूला क्या, कौन सा है, डेल्टा नॉट जी इक्वल टू माइनस RT 2.303 लॉग के सी। इस फॉर्मूले में RT पुट कर दो, टी भी कहीं दिखाई दे रहा है, टी गिवन नहीं है तो एक और काम कर सकते हैं, वो वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा, कौन सा वाला फॉर्मूला है, वो वाला जो फॉर्मूला है हमारा, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n लॉग के सी, उसमें पुट करके, उसमें ई नोट की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू पुट के सी निकाल सकते हैं। सब निकल गया, देखो छोटा सा फॉर्मूला था वो कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेल रिएक्शन कैलकुलेट ईएमएफ द फॉलोइंग। ईएमएफ कैलकुलेट करना है, सेल रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है, इजी था, ये आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट, लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब होता है जब भी कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, और कंडक्टेंस को हम जी से नोट करते हैं। देखते हैं एक बार ध्यान से देखिए, इथेनॉल नो कंडक्टिविटी, केसीएल हाई कंडक्टिविटी और एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लो कंडक्टिविटी। वाई ऐसा क्यों, केसीएल में हाई कंडक्टिविटी, बिकॉज केसीएल में के प्लस आयन है, सीएल माइनस आयन है। जब भी आयंस पानी में कंडक्टिविटी कर रहे होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो सिंस एसिटिक एसिड इज द वीक एसिड, डिसोसिएशन केसीएल में बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पूरी तरह टूट जाए, जैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये आधा दरू टूटता है, इसलिए लो कंडक्टिविटी है। इथेनॉल टूटता ही नहीं है, इसमें से कंडक्टिविटी है ही नहीं। कंडक्टिविटी सिंपली क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है जब कोई अपने अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट को फ्लो करने में जो रुकावट होती है दैट इज द रेजिस्टेंस। एक बार देखते हैं, आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। वोल्टेज आ रहा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो रुकावट दे रहा है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। करंट, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रुकावट कर रहा है, वोल्टेज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट, दैट ऑब्स्ट्रकल, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। आग देखते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये जानते हैं टेंस से, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ेगा, मतलब विड्थ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कांस्टेंट हटाने के लिए कोई ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट तो देना ही पड़ेगा ना। हम जानते हैं यहाँ पे कांस्टेंट होता है रो। दिस रो इज, व्हाट इज दिस रो, दिस रो इज नो नन अदर थिंग, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, जैसे सपोज करो ये सिलेंडर है, इसके 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, दैट यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो याद रखो हमेशा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो एल अपॉन ए होता है। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की होगी ओम पर मीटर। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम कंडक्टिविटी भी होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम कापा से डिनोट करते हैं, कापा से, किससे डिनोट करते हैं, कापा से। सो अब हमें कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन रो। रो इज द रेजिस्टिविटी, अभी बताया मैंने। और रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का उल्टा होगा तो 1 अपॉन जी, जी इज द कंडक्टेंस।
तो ये देखो रेजिस्टेंस 1/G, कंडक्टेंस I/V। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला 10th पे पढ़ा था, ओम्स लॉ, I/V, वेयर I इज द करंट, V इज द वोल्टेज, L लेंथ, G कंडक्टेंस, L/A। ठीक है, कंडक्टेंस को हम यहाँ L दिया है, वैसे एनसीईआरटी बुक में कापा है, कापा से कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी एक ही बात है, उसको हम कापा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया, एक बात और याद रखना, रेजिस्टेंस का जो दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हम हमेशा वहाँ पे यूनिट डिस्टेंस की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है, उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, ये बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलक कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्टिविटी। ठीक है, मूलक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। मूलक कंडक्टिविटी इसको डिनोट करते हैं, दिस इज कापा। क्या होता है कापा? अभी बताया मैंने, कंडक्टिविटी होता है कापा। अब आप कहोगे कि मूलक कंडक्टिविटी क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब 1 मोल कंसंट्रेशन होती है, जब 1 मोल कंसंट्रेशन होती है, तब जो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की, दैट इज द मूलक कंडक्टिविटी, और उसको हम इससे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन सी। व्हाट इज सी हियर? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं और मोलैरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना। तो मोलैरिटी यूनिट क्या हुई? यूनिट हुई सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। मैम सीमेन कहाँ से है? सीमेन जो होती है वो कंडक्टिविटी, सीमेन जो है वो कंडक्टेंस की यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। चलिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी डाइल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कि जब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? सपोज कोई ये चीज़ है, इसमें तुम्हारे आयंस भरे हुए, इसमें तुम और पानी डाल दो, बहुत सारा पानी डाल दो। पानी, किसी भी चीज़ में बहुत सारा पानी डालना ताकि उसके आयंस कम हो जाए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे सपोज करो 10 आयंस थे, ठीक है, तुमने और पानी डाल दिया, तो जगह में आयंस, उस वॉल्यूम में आयंस कम हो गए ना, कहीं और चले नहीं गए, पर पानी डालने में आयंस कम हो गए ना। तो डाइल्यूशन करने का मतलब पानी बढ़ाना। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। एक बार देखते हैं, ये देखो, ये बहुत अच्छा है। अब एक नया वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, अब बहुतों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? आयंस इन पानी, पानी में जो आयंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह आयंस में टूट जाए, कुछ ना बचे, जैसे KCl, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। डाइल्यूशन करने पे उनकी कंडक्टिविटी क्या नाम होती है, क्या नाम है, कंसेंट्रेशन कम हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डाइल्यूशन करने पे आधे अधूरे टूटे, उन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे CH3COOH। तो जैसे ही हम मोलर कंडक्टेंस, जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, मोलर कंडक्टेंस 1 मोल कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन उसका कम हो जाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई? जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले टूट ही नहीं रहता, तो और पानी डालेंगे तो वो और टूटेगा ना। तो ये बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, आयंस कम हो जाते हैं, बिकॉज वो पूरी तरह टूट चुके थे। अब क्या टूटेंगे? पर उसके आयंस कम होते जा रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है। पर जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालेंगे तो पानी डालने पर उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो और टूट जाएंगे। ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अभी बताया मैंने, पानी में जो आयंस होते हैं, खुद दिख रहा होगा पानी में आयंस, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अपोजिट में करंट मूव करता है, ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप इसको करिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नाम का एक चीज दिखाई दे रहा होगा। जब हमारे मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम इससे नोट करते हैं, इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, हम कितना डाइल्यूशन कर दें? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, और कंडक्टिविटी उनकी जीरो को अप्रोच कर जाए, कंडक्टिविटी जीरो को अप्रोच कर जाए, उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमेशा देखो, अब ये वर्ड दिखाई दे रहा हो कोलरॉश लॉ, ये बहुत आता है। कोलरॉश लॉ जो होता है, सपोज करो मैंने NaCl पानी में डाला,
तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, Na प्लस और Cl माइनस की वजह से होगी. सो फॉर द होल इलेक्ट्रोलाइट कैटाइन और एनाइन की फॉर द होल इलेक्ट्रोलाइट NaCl की मोलर कंडक्टिविटी कैटाइन और एनाइन की कॉन्ट्रीब्यूशन से होगी. तो व्हेन कैटाइन का कंडक्टिविटी और एनाइन की कंडक्टिविटी हम प्लस करते हैं, उससे बनती है पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी. दिस इज द कॉलरश लॉ. मैं इसको और डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, ये देखो आपको दिया हुआ है. लिमिटिंग पोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटिंग पोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is defined as the molar conductivity when the concentration of the electrolyte is solution approaches zero. जीरो कब होगी? जब बहुत सारा डाइल्यूशन कर दो जीरो हो जाएगी. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस. ये मैंने अभी बताया कि एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि हर उसके देखो मैंने बताया एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और डाइल्यूशन कर दिया और पानी डाल दिया तो गिवन वॉल्यूम में उसके आयंस कम हो गए. आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो गई. ये बात याद रखना है. ये क्वेश्चन देखो बहुत आता है. ये यहाँ पे दिया है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब बिकम लेस एंड लेस ऑन डाइल्यूशन. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं पर वॉल्यूम कम हो जाते हैं, इसलिए डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है. ठीक है. बैटरीज. अब बैटरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बैटरीज क्या होता है आपको पता है? जब हम सेल को सीरीज में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरीज. और कौन से सेल को सीरीज में लगाते हैं हम? जब गैल्वेनिक सेल को, कौन से सेल को? गैल्वेनिक सेल को सीरीज में लगाते हैं तो उनको बोलते हैं बैटरीज. ठीक है. दो तरह की बैटरीज है, एक प्राइमरी बैटरीज और एक सेकेंडरी बैटरीज. प्राइमरी बैटरी जो होती है वो वन टाइमर होती है. वन टाइमर कहने का मतलब है कि सपोज हमारी, आपने वो बैटरीज देखी, हमारी सेल की बात कर लीजिए जो रिमोट में होता है, सब कुछ एक बार रिचार्ज खत्म डेड हो जाती है, वन टाइमर बैटरी होती है. और सेकेंडरी बैटरी जो होती है जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं. ठीक है, याद रखना. इनके हम टाइप पढ़ेंगे. प्राइमरी बैटरी का पहला टाइप इसे बोलते हैं ड्राई सेल. से क्या बोलते हैं? ड्राई सेल. देखो इसमें क्या होता है, आपको इस बैटरीज में कुछ नहीं करना है. इन बैटरीज में सिर्फ आपको याद करना है. क्या याद करना है इस बैटरीज में आपको? इन बैटरीज में आपको याद क्या करना है? पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ. दिस इज द ड्राई सेल. ये किसका टाइप है? प्राइमरी बैटरी का टाइप. प्राइमरी बैटरी वन टाइमर होती है, एक बार यूज कर सकते हैं. ड्राई सेल में हमें याद रखना है एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम क्या कौन कर रहा है, इन पे रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं. ये बैटरी से यही चीज आती है. प्राइमरी बैटरी ड्राई सेल. ड्राई सेल को हम लेकलेंज सेल भी कहते हैं, लेकलेंज सेल भी कहते हैं. ठीक है. ये ड्राई सेल वही है जो घर में हमारे रिमोट और क्या नाम है रेडियो में जो बैटरी होती है उसी को ड्राई सेल कहते हैं. ये उसी रिमोट की बैटरी को खोल के दिखाया. आपने कभी बैटरी को सेल को तोड़ा होगा तो अंदर से ग्रेफाइट की रॉड निकलती है, वो कैथोड का काम करता है. और बाहर जो सिलेंडर दिखाई दे रहा होता है वो जिंक कप है जो एनोड का काम करता है. वो इसी कैथोड पे, उसी कार्बन की रॉड पे MnO2 लगा होता है. और इन दोनों के बीच में पेस्ट होता है. किसका पेस्ट होता है? NH4Cl. ये पेस्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है. हमेशा इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पेस्ट होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट. याद क्या रखना है? एनोड का काम क्या कर रहा है? जिंक. कैथोड का काम क्या कर रहा है? कार्बन रॉड जिसपे MnO2 लगा हुआ है. तो मतलब ये भी कर रहा है. और बीच में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? अमोनियम क्लोराइड. इसे इलेक्ट्रोलाइट है. एक बार रिएक्शन देखते हैं. पहले वाली ड्राई सेल थी. ठीक है. अब जो सेकंड सेल है ये आपने देखा होगा बहुत सारी चीज घड़ियों में बटन जैसे सेल आता है, इसे बोलते हैं मरकरी सेल. मरकरी सेल बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं? मरकरी सेल. मरकरी सेल है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो काम होगा इसमें. मरकरी सेल जो मुझे बैटरीज पे एंडिंग करनी पड़ेगी. आज की क्लास हम बैटरीज के इंट्रोडक्शन पे ही खत्म करते हैं. इसकी आगे वाली क्लास में हम टाइप ऑफ बैटरीज पढ़ेंगे. दैट इज द लास्ट क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. जितने मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं वो लास्ट
उतने ही फॉर्मूले आते हैं चैप्टर से, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये बैटरीज वाला पार्ट हम आगे करेंगे। इस बैटरीज वाले पार्ट के अलावा एक छोटा सा पार्ट दैट हार्डली विल टेक 5 मिनट्स, ये छोटा सा पार्ट जो है फैराडेज लॉ है। ये दो पार्ट करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, पर याद रखो इट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स चैप्टर। 9 मार्क का चैप्टर आता है सीबीएसई एग्जाम में। देखो चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों को लगता है बस इतना डिफिकल्ट, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सॉल्व करोगे धीरे धीरे सॉल्व करोगे, पहली बार बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि ई नॉट सेल क्या है, ई सेल क्या है। ई नॉट सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ई सेल मोस्टली हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ये सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। बैटरीज वाला पार्ट मैंने अभी बताया, जब हम गैल्वेनिक सेल को सीरीज में लगाते हैं तो उससे बैटरी बनती है। दो टाइप है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वन टाइमर यूज़ है और सेकेंडरी बैटरी को हम दोबारा रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी मैं एक टाइप दिखा देती हूँ। प्राइमरी बैटरी का टाइप है ड्राई सेल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वो सेल है जो रेडियो और उसमें यूज़ होता है। दूसरा मर्करी सेल, ये बटन सेल है, वॉच में यूज़ होता है। ये दोनों प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल दिस इज द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो है कहाँ यूज़ होता है, ये लेड स्टोरेज बैटरी आपका यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है ये लेड स्टोरेज बैटरी? ये लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होता है इन्वर्टर्स में और ऑटोमोबाइल्स में। दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी। एक और बैटरी है निकल कैडमियम बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरी है। तो हम दो प्राइमरी पढ़ेंगे, दो सेकेंडरी। कुछ नहीं करना बैटरी में, बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ जानो एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, रिएक्शंस जानो, बस खत्म। और एट द लास्ट टॉपिक जो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? जब भी हम कंबशन करते हैं किसी भी फ्यूल का और उससे निकलने वाली एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, दैट इज़ अ फ्यूल सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे। और कोरोजन, एट लास्ट हम कोरोजन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बस खत्म, इससे कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर। अभी मैंने आपको जितना नर्स्ट इक्वेशन, गिब्स एनर्जी ये बताया, इसका मैंने छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको समझ में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं, ये चैप्टर बहुत अच्छा टॉपिक है। दिखने में थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर एक बार रीड करो, एक दो बार गो थ्रू वो चैप्टर से, एक न्यूमेरिकल्स ट्राई करो क्वेश्चन। दिस वुड बी वेरी इजी चैप्टर एंड इट विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स वेटेज। फिजिकल केमिस्ट्री देखने से डिफिकल्ट है, पर आप एक बार सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।